नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या वायु प्रदूषण का मॉनसून की देरी में कुछ संबंध हो सकता है? क्या वायु प्रदूषण का बढ़ती गर्मी से कोई संबंध हो सकता है? ये दो सवाल हैं और इनका जवाब है हाँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की स्टडी में ये बात सामने आई है कि कमजोर मॉनसून के पीछे वायु प्रदूषण एक बड़ा कारण है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि कैसे एयर पॉल्यूशन मौसम के चक्र को प्रभावित कर रहा है और इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं। मॉनसून में देरी कैसे बढ़ा रही है धरती का तापमान, और साथ ही साथ प्रदूषण कैसे मॉनसून को प्रभावित कर रहा है, खेती को प्रभावित कर सकता है, मौसम को, गर्मी को प्रभावित कर सकता है। बड़ी दिलचस्प चर्चा आज की होने वाली है, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। वायु प्रदूषण की मार हमारी सेहत पर ही नहीं भारी पड़ रही है, बल्कि धरती की सेहत को भी प्रभावित कर रही है। बढ़ते वायु प्रदूषण का खतरा मानसून में देरी और धरती के बढ़ते तापमान की एक बड़ी वजह बन रहा है। पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM की एक स्टडी में कहा गया है कि कमजोर मानसून के पीछे वायु प्रदूषण का बड़ा हाथ है। स्टडी में शामिल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वायु प्रदूषण और वेस्ट पैसिफिक ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई बढ़ोतरी ने पिछले कुछ दशकों में भारतीय मॉनसून को कमजोर करने का काम किया है। यानी हवा में तैरती जहरीली गैस का असर हमारी हेल्थ के साथ साथ एक स्टडी के मुताबिक वायु प्रदूषण से वर्षा की मात्रा कम हो रही है और बारिश के दिन भी घटने लगे हैं। वातावरण में मौजूद एरोसॉल धरती का तापमान बढ़ाने के साथ ही बादलों के बनने की प्रक्रिया और प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं। बता दें कि वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से एरोसॉल की मोटाई बढ़ती है, इससे गर्मी बढ़ती है और बरसात के मौसम में होने वाली बारिश प्रभावित होती है। एरोसॉल की मोटाई बढ़ने का असर बादल बनने की प्रक्रिया पर पड़ता है और बारिश की मात्रा कम हो जाती है। अब समझते हैं कि आखिर क्या है एरोसॉल। दरअसल एरोसॉल एक कोलाइड है, यानी हवा का ऐसा मिश्रण जिसमें ठोस या द्रव के सूक्ष्म कण एक समान रूप में बिखरे होते हैं। कार्बन और धूल के कणों से मिश्रित धुएं के अलावा कोहरा और स्मॉग एरोसॉल के उदाहरण हैं। जब बारिश होती है तब एरोसॉल में मौजूद कण पानी की बूंदों के साथ मिलकर जमीन पर आ जाते हैं। हालात ये आ गए हैं कि लोगों पर बढ़ती गर्मी और बढ़ते वायु प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। आने वाले दिनों में ये खतरा और घातक साबित हो सकता है। खासकर हार्ट और अस्थमा के मरीजों के लिए ये स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं पर भी एयर पॉल्यूशन और बढ़ती गर्मी के चलते मॉनसून का बदलता चक्र घातक साबित हो सकता है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में अभी ये खतरा 2% के करीब है, जिसके 2050 तक 25% तक बढ़ने के अनुमान है। वहीं ये भी अनुमान है कि इस खतरे से दक्षिण एशिया क्षेत्र की करीब 52% आबादी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल तो प्रकृति ने हमें खतरे का संकेत दे दिया है और अगर हम समय रहते विकास के मॉडल को नहीं बदलते हैं तो मौसम की मार की चपेट में आते हमें देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं संचिता जिंदल जी, जो कि पूर्व एडवाइजर हैं पर्यावरण मंत्रालय में। जिंदल मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं GP शर्मा, प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट वेदर। शर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक कुमार, प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, IIT दिल्ली से। प्रोफेसर कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। जिंदल मैम, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये जो IITM साइंटिस्ट की जो अपनी स्टडी है, जो रेनिंग में ड्रॉप को लिंक कर रहे हैं पॉल्यूशन से, आम आदमी के लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है कि पॉल्यूशन कैसे क्लाइमेट चेंज को फोर्स कर सकता है। कैसे, क्या हम कोई लिंक क्लाइमेट चेंज और एयर क्वालिटी और इन सब का कर सकते हैं मैम? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। जो सब्जेक्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत रेलेवेंट, बट एट द सेम टाइम वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। जो स्टडी मैंने भी आज सवेरे पढ़ा था, स्टडी आई है, पर अभी भी जिसको कहना चाहिए ये बहुत कंक्लूसिव कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है।
जनरल टर्म्स में हम बात करें तो वायु प्रदूषण क्या है? जितना भी हम एक्टिविटीज करते हैं, इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, व्हाट यू कॉल जी, ये जितने व्हीकल्स से और जितनी हम एक्टिविटीज करते हैं, ये सब अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में आता है। ये सब मिलके एक यहीं पे हवा में ही हैंग करता रहता है और अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स द एयर क्वालिटी। पर इससे रेन्स का क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बहुत कंक्लूसिवली नहीं कहा जा सकता है। एयर पोल्यूशन इज ए ग्लोबल इश्यू बेसिकली। तो जब भी एयर पोल्यूशन हवा में रहेगा तो अल्टीमेटली रेन्स कैसे बनती हैं? रेन्स बनती हैं छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलके क्लाउड्स बनते हैं छोटे छोटे, एंड अल्टीमेटली जैसे ही टेम्परेचर हाई उस पे होके और जैसे ही ठंडा होता है और नीचे रेन्स गिरती हैं। जब अगर उसमें बहुत सारा पोल्यूशन मिल जाएगा और पोल्यूशन के ऊपर ड्रॉपलेट्स हो जाएंगी तो वो हैवी हो जाएंगी और क्लाउड्स फॉर्मेशन में, क्लाउड के टेम्परेचर में, क्लाउड का व्हाट यू कॉल विजिबल हैंगिंग, ऑल दीज विल कैन गेट अफेक्टेड थ्रू द एयर पोल्यूशन। बट स्टिल आई वुड से कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं है। IMD ने भी एक स्टडी अभी किया है जिसमें उन्होंने मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स और रेन वेरिएबिलिटी और इन सब पे वर्क किया है, पर दे हैव आल्सो नॉट कंक्लूडेड कंक्लूसिवली कि एयर पोल्यूशन से इफेक्ट हो रहा है रेनफॉल पे। एयर पोल्यूशन से अल्टीमेटली बेसिकली है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग से वेदर कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं। ये कंक्लूसिवली कहा गया है, ये प्रेडिक्ट भी किया गया है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी। रेनफॉल की जो पहले जैसे अगर 10 एपिसोड होते थे तो अब वो कम होके धीरे धीरे 4-5 होंगे, बट रेनफॉल उसमें बहुत तेज, पानी बहुत तेज ज्यादा गिरेगा। तो ये भी एक स्टडी है, पर मेरे हिसाब से अभी इसको बहुत ज्यादा आगे कंक्लूजन पे लाने के लिए बहुत आगे स्टडी करने की जरूरत है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसको आगे हम बहुत ज्यादा स्टडी करें। वैसे अभी काफी स्टडीज आ रही हैं जो इस तरफ ले जा रही हैं कि यानी कि आप कह रही हैं कि कोई ठोस नतीजे पर पहुंच जाना, सीधा सीधा रेन ड्रॉप का कोई डायरेक्ट लिंक हो पोल्यूशन से, इस पर अभी काफी स्टडी किया जाना बाकी है। शर्मा सर, पैसिफिक साइक्लोन्स, पोल्यूशन का ये जो रेन को के ड्रॉप से ये लोग IIT के प्रोफेसर्स कर रहे हैं, इस पे आपका कितनी सहमति है और क्या इसे हम इस कॉम्प्लेक्स इशू को आसान भाषा में समझ पाएंगे? देखिए, जैसे पहले अभी बताया कि कॉम्प्लेक्स इशू है, इतना साधारण सॉल्यूशन नहीं है इसका ये कि पोल्यूशन के कारण ही ये मानसून में फेरबदल है, इसके बदलाव में इसके जो क्वांटिटी है उसमें फेरबदल है। मानसून एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक जटिल समस्या है। मैं बता रहा हूँ, समस्या अगर ना कहें तो एक पेचीदा सवाल है जिसका इतनी आसानी से हल नहीं ढूंढा जा सकता कि केवल पोल्यूशन के कारण ही हमें ऐसे स्थिति देखने को मिलेगी। पिछले 4 साल से तो हमारा मानसून ठीक रहा है। पिछले 4 साल में 3 साल तो लगभग अबव नॉर्मल रहा है। पोल्यूशन तो अभी अपने चरम स्थल पर है। तो अगर पोल्यूशन के कारण ही होता तो मानसून क्यों अच्छा होता? ऐसा नहीं है। पोल्यूशन का असर ज़रूर है, नकारात्मक मेरा नज़रिया बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि पोल्यूशन का असर नहीं होगा, लेकिन पोल्यूशन का असर किस तरह से होगा वो अपने आप में ही एक बहुत जटिल समस्या है। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन एक बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। जो हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है। आपके एटमॉस्फेयर में, वातावरण में डस्ट पार्टिकल हैं, सैंड पार्टिकल हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, एरोसोल जिनको बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब की कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से भिन्न है। जो तो कई ग्रीन हाउस गैसेस जिसके कारण कि हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उनके कारण उनकी एब्जॉर्प्शन, जो सोलर रेडिएशन है, उनकी एब्जॉर्प्शन क्षमता ज़्यादा होती है। उसके होने के कारण हमारा तापमान बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें, कई एरोसोल ऐसे भी हैं वातावरण में, वो जिसको कहते हैं कि हैंगिंग पार्टिकल्स आर देयर,
उसमें से जो भी सोलर रेडिएशन आते हैं, ऐसा नहीं है कि टोटल सोलर रेडिएशन जो है धरती पर पहुंच जाते हैं जिसके कारण कि हमें तापमान महसूस होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा परसेंट जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। आप वाटर वेपर की ही बात करें, वाटर वेपर जिसको वाटर पार्टिकल कहते हैं। शर्मा सर, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोली। यहाँ पे जो मैं स्टडी पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे भी यही बात वो कह रहे हैं जो आप कह रहे हो। वो कह रहे हैं कि हाई लेवल्स ऑफ एरोसॉल इन एटमॉस्फेयर कैन डिफ्लेक्ट सन्स हीट बैक इनटू स्पेस रादर देन वार्मिंग द अर्थ सरफेस। तो इस तरह से ये मॉनसून को प्रभावित कर सकते हैं। ये थ्योरी क्या सही हो रही है इस मामले में? देखिए, सिंपल सी बात, अगर आप थ्योरी की बात करें, जितना तापमान ज्यादा होगा, अगर रिलेट आप वर्षा से करें तो उतनी वर्षा ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं हो रहा है, क्योंकि केवल एक ही फैक्टर नहीं है जिसके कारण की वर्षा प्रभावित होगी। अदरवाइज तापमान बढ़ रहे हैं, जरूर, बिल्कुल सही बात है। जो एरोसोल का जो अलग अलग साइज हैं, कुछ ऐसे साइज हैं जिसके कारण कि जो सोलर रेडिएशन है वो एकदम से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वापस एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण तापमान बढ़ नहीं पाएगा। अगर वापस तापमान नहीं बढ़ पाता है तो उसके कारण वर्षा जरूर कम होनी चाहिए। लेकिन और दूसरे गैसेस जो हैं, दूसरे पार्टिकल्स हैं, दूसरे कंपोजिशन है गैसेस की, जिसके कारण कि बिल्कुल ज्यादा एब्जॉर्प्शन है, उसके कारण तापमान बढ़ेगा, और जितना तापमान बढ़ेगा उतनी वर्षा ज्यादा होगी, ऐसा मान के चल सकते हैं हम। लेकिन इतना सिंपल नहीं है जैसे मैं अभी क्या आपने बोला। सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, मैं उसमें कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सब्जेक्ट इतना सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। आई कैन अंडरस्टैंड सर, अभी तक की बातचीत, यस सर, यस, अभी तक की बातचीत से मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि इसको बहुत सरलता से कहना ये अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा और पर्दे खोलने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर विवेक कुमार सर, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे और इसको थोड़ा बेहतर तरीके से हमें समझाएं? देखिए, जैसा अभी तक हमें बताया गया कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है और कुछ भी कंक्लूसिवली कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि हमने अभी जाना कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो मॉइस्चर इंक्रीज होगा और प्रेसिपिटेशन बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ में जो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने से जो ग्रेडियंट है उसमें भी चेंजेस आते हैं, तो उसका भी मॉनसून पे प्रभाव आता है। मेरा इस विषय पे थोड़ा एक अलग मत भी है जी। इसमें जैसे हम ये समझ रहे हैं कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, लेकिन इतना तय है कि अभी जो हमारा एक विकास का जो पूरा मॉडल है, जिसका एक बड़ा परिणाम है जो पोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो वास्तव में एक ऐसा मॉडल है जो कि सस्टेनेबल नहीं है। और ये जो पूरी विकास की जो नई अवधारणा हम देख रहे हैं पिछले 200 वर्षों में, इसके पीछे के जो सिद्धांत है उसको हमें समझना होगा। और इस सिद्धांत का जो मूल है वो है प्रकृति और पुरुष के बीच के संबंध, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड मैन। तो इसमें दो बातें हमें समझनी होंगी। पहला तो विषय यह है कि जो अभी आधुनिक जो विकास का जो आधुनिक सिद्धांत है, उसमें हम ये मानते हैं कि ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है, वो अनलिमिटेड है, असीमित ग्रोथ की संभावनाएं हैं, और ग्रोथ उतना ही आगे तक जा सकता है जितनी कि मानव की सोच जा सकती है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो ग्रोथ है वो, और इसमें जो पीछे छुपा है वो ये तथ्य छुपा है कि प्रकृति के ऊपर पुरुष को विजय पानी है। ये जो यूरोपियन सिद्धांत है, प्रकृति के ऊपर विजय पाने का जो सिद्धांत है, ये एक मूल कारण है इन सारी समस्याओं का। हम यदि अपने भारतीय सिद्धांत को देखेंगे, भारतीय दर्शन को देखेंगे, तो उसमें ये माना गया कि प्रकृति और मानव के बीच में एक सामंजस्य है, और वास्तव में मानव प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये जो मैंने कहा कि प्रकृति के ऊपर विजय पाने की जो एक आकांक्षा है, उसने हमें ये समझाया कि प्रकृति के जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन सिर्फ मानव के उपयोग के लिए है, वही संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। Absolutely. और इसीलिए हम ये सोचते हैं कि यदि संसाधन कम हो गए तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, हम उन सबको
लेकिन उस पूरे थ्योरी में हम ये भूल जाते हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम में हम एक छोटा सा पार्ट है। और ये जितने भी संसाधन है, अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट जितने हैं, वो इस पूरे इकोसिस्टम के परिचालन के लिए परिचालन में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो हम लोग जब भूल रहे हैं तो इससे ये समस्याएं खड़ी होती हैं। तो मुझे लगता है कि विषय ये गंभीर है, कॉम्प्लेक्स है कि मॉनसून में क्या असर हो रहा है, लेकिन इतना तय है कि ये जो मानवीय गतिविधियों के होने से जो प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो रियल है और उसके इम्पैक्ट भी आज हमें कुछ दिख रहे हैं, कुछ आगे आने वाले भविष्य में हमें और ज्यादा ये आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे इश्यू को किस तरह से मानवीय गतिविधियां हो रही हैं और जो डेवलपमेंट का जो मॉडल हम लोग अपना रहे हैं उससे जुड़ा, और ये सर्किल बन रही है। ये आपने बहुत अच्छा किया सर। ये सर्किल ऐसे बन रही है कि ह्यूमन एक्टिविटीज से फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कर रहा है एयर क्वालिटी को, और अब हम ये जो स्टडी देख रहे हैं या जिस पे बात कर रहे हैं वो बता रही है कि एयर क्वालिटी अगेन क्लाइमेट चेंज को इंपैक्ट कर रही है। तो ये सारा का सारा एक चेन बन चुका है और इसकी एक जो धुरी है, जो स्रोत है वो मानव है। तो उसको हमें समझना होगा कि समस्या एनवायरनमेंट में नहीं है, समस्या इस इश्यू में नहीं है, समस्या उसको उत्सर्जित करने वाले मानव में है। और वहां अगर हम कुछ इंटरवेंशन कर पाए, पॉल्यूशन बढ़ने से क्या मॉनसून बिगड़ सकता है, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। एक रीसेंट स्टडी जो आई है उसमें रेन ड्रॉप का रिलेशन बताया गया है एयर क्वालिटी से। IITM के साइंटिस्ट की ये रिपोर्ट है, उसी के आधार पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जिंदल मैम, आपको लगता है अभी जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, एक तो बिल्कुल सही बात है, आपसे बातचीत करके भी लग रहा है कि कोई एक सपाट इसका सरल उत्तर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर हम एज अ गवर्नमेंट, एज अ सोसाइटी इंटरवेंशन कर सकते हैं और मॉनसून आगे ना बिगड़े? क्योंकि मॉनसून का रिलेशन सीधा सीधा इकोनॉमी से है और फिर वो एक आम आदमी से जुड़कर फिर पूरे देश की सेहत पर आ जाता है। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है, कोई विंडो है जहां पर इंटरवेंशन आवश्यक है? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मॉनसून एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई इतने सारे स्टेट्स में इतने सारे फार्मर्स सिर्फ मॉनसून की डेफिशिएंसी के कारण सुसाइड कर रहे हैं। तो मॉनसून इज अ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल एंड हमारी सारी इकोनॉमी इसी पे बेस्ड है। पर एट द सेम टाइम मॉनसून को डायरेक्टली पोल्यूशन से रिलेट करना थोड़ा सा, मुझे लगता है कि बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो मॉनसून को इफेक्ट करते हैं। कमिंग बैक टू द पोल्यूशन की हम उसको कैसे, जैसे अभी डॉक्टर विवेक ने कहा कि बहुत सही है कि हमको अपने लेवल पे जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो पोल्यूशन के लिए तो सबसे बहुत सारा जो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, तो आप सभी को पता है कि इतने सारे रूल्स, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मॉनिटरिंग, CPCB का इतना बड़ा मॉनिटरिंग प्रोग्राम चल रहा है एयर क्वालिटी का। उसके अलावा हर एक स्टेट के एक्शन प्लान्स हैं हाउ टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। उसमें अल्टरनेटिव फ्यूल्स एक बहुत बड़ा है, कंबस्शन जो एटमॉस्फेयर में काफी कुछ पोल्यूशन निकाल देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और ये सब। उसके अलावा व्हीकल्स एक बहुत बड़ा मेन सोर्स है। तो हम सब अपने अपने व्हीकल्स को ट्यून करके रखें, पेट्रोल डीजल जो भी यूज करें लेटेस्ट BS6 क्वालिटी यूज करें, अपनी अपनी कार्स वो करें, मिनिमम ओपन बर्निंग रिड्यूस करें। इतने सारे लोग सर्दियों में बैठ के टायर जलाते हैं, पता नहीं क्या क्या जलाते हैं, जिनसे इतने हैजर्डस सब्सटेंसेस निकलते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग है, लाइक डाइऑक्सिन, फ्यूरेंस एक्सेट्रा। तो इतने सारे ये हैं, इन सब को कम करें। हम अपनी तरफ से जितना पोल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं वो करें। गवर्नमेंट अपना काम करेगी, गवर्नमेंट हर एक चीज हम गवर्नमेंट से नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, करना चाहिए। एज ए जनरल पब्लिक हमें अपना रोल अदा करना चाहिए। हम पोल्यूशन में कम से कम पोल्यूशन क्रिएट करें और ज्यादा से ज्यादा उसको कैसे अबेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें। plants are supposed to be a big sink for pollution, तो ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें।
कम से कम प्लांटेशन प्लांट्स ये इशू कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, पोचिंग कर रहे हैं लोग प्लांट्स के लिए। एब्सोल्युटली मैम, हमें बैक टू बेसिक्स जाना होगा। जो एनवायरनमेंट बचाने की जो बुनियादी जो सिद्धांत है, जो बुनियादी चीजें, हमें उनको अपनाना होगा। हमें लगता है कि हम एक बड़े कॉम्प्लेक्स इशू के चक्कर में ना, हम उनके सॉल्यूशंस भी बड़े कॉम्प्लेक्स बनाते रहते हैं, जबकि उसके समाधान बड़े सिंपल हैं, जैसा मैम ने आपको हम सबको बताया। एग्जैक्टली, बहुत छोटी छोटी चीजें करके काफी कुछ हो जाएगा। एब्सोल्युटली हमें थोड़ा सा बेसिक्स पे लौटना होगा। शर्मा सर, बड़ा ये दिलचस्प है, अक्सर हम लोग बातें करते हुए सुनते थे कि जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो फिर आप लोग भी सजेस्ट करते थे कि 2-4 दिन में बारिश हो जाएगी तो फिर पॉल्यूशन भी साफ हो जाएगा। अब ये थ्योरी सजेस्ट कर रही है कि पॉल्यूशन बढ़ेगा तो बारिश भी नहीं होगी, तो फिर ओवरऑल इस कोई ठोस नतीजा ना निकालते हुए इस रिपोर्ट का, ओवरऑल हम आगे की राह क्या देख रहे हैं? देखिए, जो पोल्यूशन की बात हम जब करते हैं तो मॉनसून के दिनों में इसका स्तर हमारे रीजन में तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कम रहता है। मॉनसून एक ग्लोबल फिनोमिना है, ये सिर्फ केवल भारत के ऊपर ही इसका ज़्यादा असर नहीं है, एक ग्लोबल फिनोमिना है और बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा एरिया है, दूसरे कॉन्टिनेंट हैं जिसमें इसका असर रहता है। हाँ, ये जो हमारे लिए जो मानसून की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हमने अभी बताया भी, इन्होंने कृषि प्रधान देश है, लगभग हम कहें तो 50% से ज़्यादा हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो मानसून रेनफॉल पे निर्भर करती है, जो कि एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य रहता है। और इस स्थिति में कि अगर मानसून किसी वजह से ना हो पाए अच्छा, और जैसा होता भी है, तो उसके कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो पोल्यूशन के चलते देखिए, हमारी 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, और जो मानसून जिस तरफ से हवाएं आती हैं पश्चिम की दिशा से दक्षिण पश्चिम, उस कोस्ट की बात करें तो हम गुजरात से लेके नीचे केरल तक लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी हमारी कोस्ट लाइन है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, जितनी कोस्ट लाइन है वहाँ पे जो पोल्यूशन की हम बात करेंगे, वाटर जो वेपर तो हैं ही हैं, जो कोस्ट लाइन के साथ साथ जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा रहती है, उनका बहुत रोल रहता है। हमने बाकी बात कर रहे हैं जैसे डस्ट पार्टिकल है, सैंड है, स्मोक है, बाकी गैसेस हैं। सॉल्ट पार्टिकल्स कोस्ट लाइन के साथ साथ काफ़ी थोड़ा फ्रिक्शन लेयर के लेवल तक, तो जो कि मैं 3,000-5,000 फुट की बात करूंगा, उसमें बहुत सारा उनका उसका योगदान रहता है। तो एक बहुत ही, जैसे मैंने पहले भी कहा, सरल भाषा में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पोल्यूशन को कंट्रोल हम करेंगे तो बेहतर होगा। एब्सोल्युटली, हमें बेहतर रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। जी, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। डॉक्टर विवेक कुमार, अब हम पढ़ते थे एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व हम पढ़ते थे, जिसमें वो कहते थे कि भाई पहले जो डिटोरिएशन ऑफ एनवायरनमेंट होगा, धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सोसाइटी जो है इंप्रूव करेगी रिलेशनशिप अपना एनवायरनमेंट के साथ, और फिर लेवल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सब हवा है सर, ऐसा कभी होगा नहीं। हम जितना डेवलपमेंट जो आप बता रहे थे, जिस थ्योरी से आगे बढ़ रहे हैं, हम गलत ही जाएंगे। कभी ऐसा होगा नहीं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रिड्यूस होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। देखिए, अर्थशास्त्री एम्पिरिकल स्टडीज करके इस तरह के कर्व्स पर जो स्टडीज करते हैं, एम्पिरिकल स्टडीज, तो इस तरह के कर्व्स जन्म लेते हैं। लेकिन एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेट कर्व की बात करें तो उसमें जो सेकंड फेज है, तो उसमें भी है कि एक स्तर के बाद पुनः एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ता है, मतलब पर कैपिटा इनकम यदि बढ़ती है तो वो कर्व भी कहता है कि पहले एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ेगा, फिर एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद फिर एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि एनवायरमेंटल क्वालिटी की डिमांड बढ़ती है पर कैपिटा इनकम बढ़ने से। लेकिन साथ में वो यह भी कह रहा है कि एक सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट भी है, उसके बाद फिर से डिग्रेडेशन बढ़ता है। और जैसे मैंने कहा कि ये कुजनेट कर्व की जो एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व है, एक या दो एम्पेरिकल स्टडीज के बेसिस पर है, लेकिन उसके बाद और बहुत सारी एम्पेरिकल स्टडीज हुई हैं जिसमें ये दिखाया गया कि ये थ्योरी एकदम सही नहीं है, और इसमें सारे पोल्यूटेंट्स की बात नहीं हो रही है, इसमें सेलेक्टेड पोल्यूटेंट्स की बात हो रही है, जैसे सॉक्स की बात हो रही है, एरोसोल्स की बात हो रही है, लेकिन और बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी बात इसमें नहीं हो रही है। इसमें बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन की बात नहीं हो रही है।
देखिए, मूल सिद्धांत आपको ये समझना होगा कि जो हमारा ये इकोसिस्टम है, ये एक क्लोज सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू मैटर, यानी कि इसमें आउटग्रो होने की संभावना नहीं है। जो पृथ्वी पर एलिमेंट्स है वो फिक्स है, इनको हम घटा बढ़ा नहीं सकते, इनके फॉर्म्स चेंज हो सकते हैं। तो ये एक क्लोज सिस्टम है, इसमें ये अवधारणा ही अपने आप में हास्यास्पद है कि हम एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये ठीक है, एक लिमिटेड, जी हाँ, जी हाँ, ये कुछ तरह के जो कर्व्स हैं, जो इस तरह की जो स्टडीज हैं, देखिए ये आती रहेंगी, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आते रहेंगे, इस तरह की थ्योरीज भी आती रहेंगी, लेकिन बुनियादी चीज जो आपने कही थी, प्रकृति और पुरुष के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए, सारी के सारा सॉल्यूशन वहीं छिपा है। और जितनी जल्दी हम इस सामंजस्य को बना पाए, बेहतर तरीके से बना पाए, उतना जल्दी ही पूरी प्रकृति के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जिंदल मैम, थैंक यू सो मच मैम। शर्मा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। विवेक कुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।